मेरा नाम नसरीन है। मैं एक सादा घर की लड़की थी। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था लेकिन सुकून वाला था। हम लोग दिखावे के आदी नहीं थे। सुबह का आगाज़ अम्मा के उठने से होता था। अब्बा फजर के बाद थोड़ी देर बैठते फिर अपने काम पे चले जाते। मैं घर के कामों में अम्मा का हाथ बटाती। कभी झाड़ू, कभी बर्तन, कभी कपड़े समेटना। यही मेरी रोज़ की रूटीन थी। हम लोग सादा खाना खाते, सादा लिबास पहनते, सादगी में ही इज्जत समझते थे। हमारे यहाँ हंसी भी थी, बातें भी थीं, लेकिन शोर शराबा नहीं था। अम्मा अक्सर कहती थी कि बेटी, जितना सादा रहोगी ज़िंदगी उतनी आसान रहेगी। मैं ज़्यादा बाहर आने जाने वाली लड़की नहीं थी, ना ही मेरी कोई बड़ी ख्वाहिशें थीं। बस यही सोच थी कि शादी हो, अपना घर हो, शौहर अच्छा हो जो इज्जत दे, ख्याल रखे। बस यही काफ़ी है। एक दिन हमारे घर रिश्ते की बात चली। कोई जानने वाली खातून थी। उन्होंने अम्मा से कहा कि एक लड़का बहुत मासूम सा है, शरीफ ख़ानदान है, कोई बुरी आदत नहीं, नौकरी भी ठीक है और लड़के की माँ बीमार है, अकेली है। लड़के को एक सलीके वाली बहू चाहिए। अम्मा ने बात अब्बा को बताई। अब्बा ने खामोशी से सुना, फिर बस इतना कहा, देख लो लड़के वाले कैसे लोग हैं, इज्जतदार हों, सादा हों, हमें यही चाहिए। लड़के के बारे में यही बताया गया कि वो सीधा सादा है, बात कम करता है, नज़र नीची रखता है, माँ की खिदमत करता है और घर संभालने वाला है। जब शफीक को पहली बार देखा तो दिल में कोई खौफ नहीं आया। वो वाकई मासूम सा था। उसके चेहरे पे चालाकी नहीं थी, बात करने का अंदाज नरम था, वो ज़्यादा नज़रें नहीं उठाता था। और यही बात मुझे अच्छी लगी कि घर वाले भी मुतमईन थे। किसी को कोई एतराज़ नहीं था, न जहेज़ की बात, न मुतालबे, बस सादा सा रिश्ता, सादा सी उम्मीदें। मैं भी खामोशी से ये सब देख रही थी। दिल में बस एक ही बात थी कि अगर ये शख्स ऐसा ही रहा जैसा बताया जा रहा है तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। यूँ बात पक्की, तारीख रखी गई और मेरी सादा सी ज़िंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। ये पहला हिस्सा था जहाँ सब कुछ ठीक लग रहा था, जहाँ किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होना है। मैं एक अच्छी लड़की सी, जिसको देख के लोग कहते हैं कि अच्छी लड़की है, जहाँ भी जाएगी उजाला कर देगी, जिधर भी रहेगी खुशियाँ भर देगी। इसी तरह की इमेज थी मेरी। लेकिन दिल ही दिल में मेरी कुछ ख्वाहिशात भी थीं जो कि सारी की सारी बिल्कुल जायज़ थीं और जिनको मैं अपने शौहर से ही पूरा करना चाहती थी। जिसमें हल्का फुल्का रोमांस, साथ बैठ के खाना खाना, बातें करना और मेरा हाथ पकड़े ना शर्मा जाऊं। वो मेरे लिए फूल लेके आए, हमें एक कमरे में रहें, एक बिस्तर पे सोएं, इसी तरह की छोटी छोटी खुशियाँ थीं। नज़र बचा के कभी कभी मैं अपने ख़ानदान में जो लड़कियां शादीशुदा थीं उनकी ज़िंदगी की तरफ देखती, उनको बहुत गौर से नोट करती थी। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट, आँखों में एक अलग ही किस्म की चमक होती थी। मेरी दादी कहा करती थी कि जब औरत की शादी हो जाती है तो उसके चेहरे पे एक अलग ही नूर आ जाता है। सुहागन से ज़्यादा खूबसूरत भला होती है कोई औरत। मैं भी यही चाहती थी और मुझे नहीं लगता था कि इसमें कुछ बुराई थी। ये सब मेरा हक था। मेरे छोटे छोटे ख्वाब थे और शफीक भी कोई बूढ़ा या उधेड़ उम्र आदमी नहीं था। अगर मैं 19 साल की थी तो वो भी महज 23 साल का था। जवान जहान था, हाथ पांव मजबूत थे, उसके कंधे चौड़े थे, मुस्कुराहट बहुत ही ज़्यादा दिलकश थी। मुंह पर थोड़ी थोड़ी दाढ़ी और मूछें रखता था, न ज़्यादा कम न ज़्यादा, और हाथ पांव काफ़ी मजबूत। उसके अंदर एक अजीब सी आदत थी कि मैं मर्दों के हाथों को देखा करती थी कि मजबूत हाथों वाला हमसफ़र होना चाहिए मेरा, और वो भी ऐसा ही था। बाकी रंग उसका थोड़ा सा सांवला था, लेकिन मर्द तो थोड़े सांवले ही अच्छे लगते हैं, गोरे गोरे गर्द मुझे नहीं अच्छे लगते। मेरी कोई छोटी बहन नहीं थी, कोई बड़ी बहन नहीं थी, इसलिए मैंने अपने दिल की बातें कभी किसी के साथ नहीं की। शादी धूमधाम से हुई, सारी रस्में पूरी की गईं, हर वो काम हुआ जो हमारे यहाँ शादी में होता है। किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। घर में रौनक थी, मेहमान थे, हंसी थी, दुआएं थीं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अम्मी बीमार हैं, इसलिए वलीमा नहीं करेंगे। वैसे भी वलीमा सुन्नत है, हमें इस बात पे कोई एतराज़ नहीं। मेरे वालिद साहब ने बहुत साफ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमने अपनी बेटी को अच्छे तरीके से रुखसत करना है, बाकी उनके मामलात वो खुद जाने, हम किसी बात पे कोई दबाव नहीं डालेंगे। अब्बा कहा करते थे कि शादियों में जो ये रस्में होती हैं उनकी कोई शरई हैसियत नहीं होती, ये बस खुशी मनाने का एक तरीका होती है और हर कोई अपने अपने हिसाब से खुशी मनाता है। यूँ मेरी शादी हो गई और आज शादी का पहला दिन था। उनके घर में भी काफ़ी लोग मौजूद थे, रिश्तेदार, पड़ोसी, करीबी जानने वाले, लेकिन चूँकि वलीमा नहीं था इसलिए अगले दिन तकरीबन सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। बस एक चाची रह गई थी।
मुझे लगा कि वो रुकेंगी, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा, बेटा मेरा घर तो बिल्कुल सड़क पार है, मैं यहाँ रहूँ या वहाँ एक ही बात है। अगर कोई मसला हो तो इंटरकॉम से फ़ोन कर देना। तब मुझे पता चला कि घर में इंटरकॉम लगा हुआ है। पहले यहाँ भाभी अकेली होती थी, इसीलिए ये सब इंतज़ाम किया गया। भाभी मेरी सास से बात कर रही थी। मेरी सास बेचारी शादी में भी शरीक नहीं हो सकी। वो उठ नहीं सकती थी। बिस्तर से उनके सारे काम खुद ही करने पड़ते। बाद में पता चला कि 1 महीने से उनकी ये हालत थी। डॉक्टर ने कहा था ठीक भी हो जाएंगी, लेकिन दुल्हन को इन सब बातों से क्या लेना देना। वो तो दुल्हन होती है, उसे तो लोग हाथ पकड़ के उठाते हैं, पानी भी खुद पिलाते हैं, बार बार पूछते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मैं भी अपने हिसाब से बैठी हुई थी अपने कमरे में। नया कमरा, नए बिस्तर, नए कपड़े, नया रिश्ता। दिल में हल्की सी घबराहट थी, थोड़ा सा तजस्सुस, थोड़ा सा खौफ और बहुत सारी उम्मीदें। मैं खामोशी से अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं शफीक बाहर क्या कर रहा था, जबकि सारे लोग तो जा चुके थे और उसके कोई दोस्त वगैरह भी नहीं थे। मैंने तो उसको देखते ही अंदाज़ा लगा लिया कि काफ़ी शरीफ टाइप आदमी था। ज़्यादा दोस्ती यारी रखने वाला नहीं था, लेकिन पता नहीं कहाँ मसरूफ़ था। मैं तो हंसने लगी। मुझे लगा शायद बाथरूम में होगा, तभी इतनी देर लगा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कमरे में आ गया। मेरा शौहर कमरे में आ गया। मैंने घूंघट किया हुआ था, लेकिन मैं उसे देख रही थी। दुपट्टे के पार से उसकी शक्ल साफ नज़र आ रही थी। शादी की रात को लोग बड़े शुगनों वाली रात कहते हैं। खूबसूरत ज़िंदगी भर याद रहने वाली रात। मेरे दिल में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। इससे पहले किसी मर्द ने मुझे ये नहीं कहा था कि तुम खूबसूरत हो। अगर कोई कहता तो मैं उसकी बात वहीं ख़त्म कर देती। मैं ऐसी लड़की थी। लेकिन आज मैं अपने शौहर की ज़ुबान से अपनी तारीफ़ सुनने के लिए बेकरार बैठी थी। मेरे दिल में ये इत्मीनान भी था कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो हलाल तरीके से कर रही हूँ, इसलिए इन खुशियों पे मेरा हक है। उसने घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक एक तेज़ आवाज़ कमरे में गूंज उठी। हम दोनों चौंक गए। मैंने घबरा के पूछा, ये क्या है? उसे कहा, कमरे में बेल लगी है। अम्मी की आवाज़ इस तरफ नहीं आती। जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो बेल बजा देती हैं। मैं देख के आता हूँ। मैंने कहा, आप इससे पहले भी उनके पास बैठे थे? उसे जवाब दिया, हाँ, वो कुछ बात करना चाह रही थी। ये कह के वो उठा और कमरे से चला गया। मैं बिस्तर पर बैठी रह गई। कमरा खामोश था, सिर्फ दीवार पे लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वक्त गुजरता गया। 45 मिनट गुजर चुके थे। रात के 3 तो पहले ही बज चुके थे। 1 डेढ़ घंटे बाद तो वैसे ही सुबह हो जानी थी और इंतज़ार मुझसे हो नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गया। मैंने सुख का सांस लिया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि फिर से वही घंटी ज़ोर से बजी। इस बार आवाज़ और भी तेज़ थी। उसे कहा, जानबूझकर आवाज़ तेज़ रखी हुई है ताकि नींद में भी हूँ तो आँख खुल जाए। अम्मी को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी वो बुलाती हैं। वो जाने लगा तो मैंने कहा, मैं जाती हूँ। ये सुन के उसके चेहरे पे खुशी आ गई। उसे शायद ये सोचा कि मुझे उसकी माँ की फ़िक्र है। लेकिन मेरे दिल में एक और बात थी। मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं जल्दी जाऊँगी तो जल्दी वापस भी आ जाऊँगी। अगर वो गया तो वो देर से ही वापस आएगा। मैं अपनी सास के कमरे में गई तो वो कमरा वाकई एक मरीज़ का कमरा लग रहा था। बिस्तर के पास दवाएं रखी थीं, पानी की बोतल, 2-3 तकिए और एक हल्की सी जर्द रोशनी। मेरी सास बिस्तर पे लेटी हुई थी, चेहरे पर कमज़ोरी साफ नज़र आ रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, जी माँ जी, क्या चाहिए? उन्होंने थके हुए लहजे में कहा, चाहिए कुछ नहीं, बस दिल तंग हो रहा है, अकेले डर लगता है। फिर उन्होंने कहा, बेटा पहले यही मेरे पास सोता था, शादी से पहले। अब अचानक अकेली नहीं सो सकती। 1-2 दिन तो लगेंगे ना आदत ठीक होने में। मैं खामोश खड़ी रही। फिर पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, मेरे पास बैठ जाओ, जब मैं सो जाऊं तो तुम चली जाना। एक दफ़ा मैं सो गई तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा। मैंने आहिस्ता से कहा, ठीक है। अब मैं इनकार नहीं कर सकती थी। पहले दिन की दुल्हन, अगर उससे ये कहा जाए कि सुबह उठ के किला फ़तेह करना है तो वो भी कहेगी, हाँ कर लूँगी। मैं बिस्तर के पास कुर्सी पे बैठ गई, ये सोच कर कि एक बूढ़ी खातून है, 5-10 मिनट में सो जाएगी और मैं वापस अपने कमरे में चली जाऊँगी। मैं खामोश बैठी रही और वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल गलत निकला। मैं ये सोच के बैठी थी कि माँ जी को 5-10 मिनट में नींद आ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो बार बार करवट बदल रही थी, आंखें खुली की खुली थीं और खुद ही कह रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही। उनकी शक्ल सूरत बड़ी मासूम सी थी, चेहरे पर बेज़रूरी झलकती थी। कोई देखे तो यही समझे कि बहुत नरम दिल खातून है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा एहसास पैदा हो रहा था।
ऐसा लग रहा था कि शायद वो इतनी सादा भी नहीं। फिर मैंने खुद ही अपने दिल को समझाया कि नई दुल्हन के दिल में अक्सर सास के लिए ऐसी फीलिंग आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सास को माँ नहीं समझा जा सकता। मैं खामोश बैठी रही। वक्त गुजरता रहा, दीवार पे लगी घड़ी की सुइयां चलती रहीं और यूं बैठे बैठे सुबह की आजान हो गई। रात गुजर चुकी थी, मेरा दिल अंदर से टूट सा गया। आंखें भर आईं। ये वो रात थी जिसके बारे में लड़कियां ख्वाब देखती हैं, जिसको जिंदगी भर याद रखने की बातें की जाती हैं। और मैं कुर्सी पे बैठी एक मरीज के कमरे में रात गुजार चुकी थी। मैंने हिम्मत करके कहा, माँ जी, नमाज का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ। वो फौरन बोली, बेटा मैंने भी तो नमाज पढ़नी है, मुझे वज़ू करवा दो। मैं थोड़ी सी घबरा गई और पूछा, आप वज़ू कैसे करेंगी? वो बोली, अरे क्यों नहीं कर सकती, नमाज तो फ़र्ज़ है, मैं इशारों से नमाज अदा कर लेती हूँ। फिर वो मुझे हिदायत देने लगी, बाथरूम में पानी का टब पड़ा है वो ले आओ, और साथ खाली टब भी पड़ा है वो भी ले आओ। मुझे पहले उठा के सीधा बिठा देना, फिर मेरे पाँव धुला देना, हाथ और मुंह मैं खुद धो लूँगी। उन पे फॉलिज का अटैक इस तरह आया था कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। एक बाजू पूरी तरह काम नहीं करता था, बाकी जिस्म ठीक था। मुझे एक एक बात समझाती जा रही थी और मैं सुनती जा रही थी। कभी पानी उठाती, कभी टब रखती, कभी उनके पाँव धोती, कभी सहारा दे के बिठाती। वज़ू करवाने से लेके उनकी नमाज ख़त्म होने तक 40-45 मिनट और गुजर गए। मेरे हाथ थक चुके थे, कमर में दर्द हो रहा था, आंखों में नींद थी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती थी। नमाज के बाद उन्होंने आंखें बंद की। मुझे लगा शायद अब वो सो जाएंगी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो बोली, बेटा मुझे नाश्ता करवा दो। मैंने आयशा से कहा, नाश्ता तो मेरी अम्मी के घर से आएगा। वो फौरन बोली, बेटा वो नाश्ता कहाँ मैं खा सकती हूँ, वो तो बहुत तेल वाला होता है, हलवा पूरी पराठे अंडे कोरमा। बेटा मैं तो बहुत हल्का नाश्ता करती हूँ, मेरे लिए अपने हाथों से नाश्ता बना दे और मुझे नाश्ता करवा दे। वे सब कहते हुए साथ साथ दुआएं भी दे रही थी। अल्लाह तुझे सदा सुहागन रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और साथ साथ मुझसे काम भी करवाए जा रही थी। मैं किचन में गई, आंखें नींद से बोझल थीं। सर में दर्द था, लेकिन हाथ चलते जा रहे थे। मैंने हल्का सा नाश्ता बनाया, फिर प्लेट उठा के उनके कमरे में आई। उन्हें नाश्ता करवाया, पानी पिलाया और इसके बाद शुगर चेक की, फिर दवाई दी। जब मैं उनके कमरे से निकली तो घड़ी पे नज़र पड़ी, सुबह के 10 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में आई। मेरे कदम बोझल थे, जिस्म में जान नहीं थी। मेरा शौहर बिस्तर पे सो रहा था। मेरी आहट से उसकी आंख खुल गई। वो अंगड़ाई लेते हुए बोला, बड़े दिनों बाद ऐसी नींद आई है, वरना मैं तो अम्मी के कामों में ही मसरूफ़ रहता हूँ। मैंने बस इतना कहा, जी। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेके आते होंगे, फिर तुमने उनके साथ भी जाना है, तुम तैयार हो जाओ। मैंने कहा, ठीक है। मैं बाथरूम में गई, आईने में खुद को देखा, चेहरा उतर चुका था, आंखों के नीचे स्याह हल्के थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना मेकअप उतारा, जेवरात उतारे और सादा कपड़े पहन लिए। तैयार होते हुए मेरे दिल में एक ही बात गूंज रही थी, ये कैसी शादी की रात थी। ये मेरी शादी की रात नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पूरी रात किसी हस्पताल के कमरे में गुजारी हो। मेरे माँ बाप नाश्ता वगैरह लेके आए, सबने नाश्ता किया। थोड़ी देर बैठे, इसके बाद वो मेरे शौहर की इजाज़त से मुझे बकलावे की रस्म के लिए वापस ले गए। घर गई तो मेरी कज़न और कुछ रिश्तेदार घर पे अभी मौजूद थी, मेरे आने का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया कि कैसी हो, कैसी रात गुजरी, क्या हुआ, शौहर ने मुंह दिखाई में क्या दिया। मैंने सोचा कि शौहर ने ठीक से मुंह ही नहीं देखा तो मुंह दिखाई में क्या देगा। मैंने अपनी एक पुरानी सोने की अंगूठी दिखा दी और कहा, ये दी है मुंह दिखाई में। वो भी खुश हो गई और मेरी भी इज्जत रह गई। इसके बाद मैं तो अपने घर में सो ही गई। दोपहर के खाने के लिए तो मुझे मेरी माँ ने जगाया और कहने लगी कि एक ही दिन में थक गई मेरी बेटी। मैंने माँ को नहीं बताया कि क्या हुआ था। खैर नींद तो मेरी पूरी हो गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वापस जाके मुझे फिर जागना पड़ेगा। शाम को शफीक मुझे लेने के लिए आया मोटरसाइकिल पे और कहने लगा, चलो किसी अच्छी सी जगह पे चल के आइसक्रीम खाते हैं, घर में टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कहा, ठीक है। मैं खुश हो गई और हम लोग एक अच्छे से आइसक्रीम पार्लर में गए और उसने मेरी पसंद की आइसक्रीम मंगवाई और अपने लिए अपनी पसंद की। हमने वहाँ बैठ के आइसक्रीम खाई, एक दूसरे की आंखों में देखा। मुझे महसूस हुआ कि वो भी मुझे पसंद करता है, और मुझे तो वो पहले ही पसंद आ चुका था। उसने मुझे वहीं पे समझाया, अम्मी की तबीयत ख़राब है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी ठीक हो जाएंगी। रात भर उनका ख्याल करना पड़ता है, कुछ दिन एडजस्ट कर लो। मुझे लगा उसकी बात का मतलब ये है कि घर में एक बीमार औरत है तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसकी बात का मतलब ये था कि अब से माँ की रात की ड्यूटी मैंने ही करनी थी।
اس کے اندر بھی تھوڑی سی خود غرضی آ گئی تھی، کیونکہ اتنے ٹائم سے وہ یہ ساری ڈیوٹی کر رہا تھا، یعنی 1 مہینے سے، تو اب ظاہر ہے وہ بھی آرام کرنا چاہتا ہوگا۔ گھر آتے ہی میں نے دیکھا تو صبح کے جو ناشتے کے برتن تھے وہ ابھی تک ایسے ہی پڑے ہوئے تھے، اور گھر بھی گندا تھا۔ آتے ہی میں نے گھر صاف کیا، برتن دھوئے، اپنی ساس کو کھانا کھلایا، رات کی دوائی دی اور ان کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھ گئی، اور پھر سے میری رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح کچھ رشتہ دار مجھے دیکھنے کے لیے آئے جو شادی میں نہیں آئے تھے۔ انہوں نے جب باتیں وغیرہ کی تو باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ میری ساس 1 مہینے سے بستر پہ نہیں پڑی، بلکہ 3 سال سے بستر پہ پڑی ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جو 3 سال سے بستر پہ پڑا ہے وہ پھر بستر پہ ہی پڑا رہتا ہے۔ میرے بابا کہتے تھے کہ جو بستر پہ 1 سال گزار لیتا ہے وہ 10 سال بھی گزار سکتا ہے۔ اس کا مطلب کہ میری سانس کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، اور یہ جو مجھے کہا گیا تھا کہ 1 مہینے سے پڑی ہے، جلدی ٹھیک ہو جائے گی، یہ بہت بڑا جھوٹ تھا۔ جب میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو تو یہی کہنا پڑتا ہے نا، لیکن کیا کریں، جھوٹ بولنا پڑ گیا۔ مجھے معاف کر دو۔ اب میں کیا کہتی کہ میں نے تمہیں معاف نہیں کرنا، میں تو تمہیں جیل میں بھیجوں گی۔ ظاہر ہے معاف ہی کرنا تھا۔ شوہروں کا ایک اور ہتھیار ہوتا ہے جو بہت زیادہ چالاک ہوتے ہیں، ان کی بات کر رہی ہوں۔ کچھ تو انا پرست ہوتے ہیں، وہ یہ ہتھیار استعمال نہیں کرتے، لیکن جو بہت زیادہ چالاک ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بس غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ تمہیں سوٹ نہیں لے کے دے سکتا، معاف کر دو۔ تمہیں مہینہ کا خرچہ نہیں دے سکتا، معاف کر دو۔ میں نے بے وفائی کر لی، معاف کر دو۔ میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا، مجھے معاف کر دو۔ مطلب وہ کچھ بھی کر کے پھر معافی مانگ لیتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ معافی تو مانگی ہے، اب اور کیا کروں؟ ایک معافی مانگ سکتا ہوں، وہ تو میں نے مانگ لی، معاف کر دو۔ لگتا ہے یہ والا میرا شوہر بھی ایسا ہی ہتھیار استعمال کر رہا تھا۔ 8 9 دن تو میں نے اپنی ساس کی ڈیوٹی لگاتار دی۔ دن رات ایک ہو گئے، میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی، جسم میں جان نہیں تھی، دل میں خوشی کی جگہ بوجھ سا آ گیا۔ شوہر کے ساتھ بیٹھنا تو بہت دور کی بات تھی، اس کا ہاتھ پکڑنا بھی مجھے نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سامنے ہوتا تھا لیکن جیسے ہی ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی تھی۔ دن بھر گھر کے کام، صبح سے رات تک، کبھی صفائی، کبھی کھانا، کبھی برتن، کبھی کپڑے، اور رات بھر ساس کی ڈیوٹی۔ میں خاموشی سے سب کچھ کرتی رہی لیکن اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ آخر ایک دن میں نے اپنے شوہر سے بات کی، میں نے کہا کہ ساری رات میں ساس کی ڈیوٹی کروں اور پورا دن گھر کے کام کروں تو میں خود بیمار ہو جاؤں گی، پھر میرا خیال کون کرے گا؟ اسے میری بات سنی، کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا ٹھیک ہے، پھر ہم مل بانٹ کے معاملات کریں گے۔ اس کے بعد اسے تھوڑا بہت ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے وہ گھر کے کام خود ہی کرتا تھا۔ میرے آنے کے بعد اس نے بھی اپنے ہاتھ پاؤں کو تھوڑا آزاد چھوڑ دیا تھا، اب وہ کچھ کام خود کرنے لگا۔ رات کو کبھی وہ امی کے پاس بیٹھ جاتا اور کبھی میں، ایک دن وہ ایک دن میں ساس سے کہتی کہ رات کو مجھے ڈر لگتا ہے، میری عادت آہستہ آہستہ چھوٹے گی، لیکن دل میں یہ بات صاف تھی کہ عادت تبھی چھوٹتی ہے جب سامنے والا بھی کوشش کرے۔ وہ کوشش نہیں کر رہی تھی۔ اگر کبھی غلطی سے ہم دونوں نے چھوڑ کے آ جاتے تو وہ فوراً بیل بجانا شروع کر دیتی تھی۔ وہ بیل مجھے اب دوزخ کا ڈنڈا لگنے لگی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دوزخ میں کوئی گھنٹی لگی ہو جو سزا دینے کے لیے بجتی ہے۔ وہ آواز سنتے ہی میرے جسم میں جھرجھری دوڑ جاتی، دل دھک سے رہ جاتا اور میں فوراً اٹھ کھڑی ہوتی۔ کسی بھی زاویے سے، کسی بھی حوالے سے یہ بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ نہ کوئی ہنسی، نہ کوئی باتیں، نہ کوئی قربت۔ ہنی مون پہ جانے کا تو ذکر ہی نہیں تھا۔ کیسے جاتے؟ اماں کو چھوڑ کر، اور کس کے سہارے چھوڑ کر؟ یہ سوال ہر بات پہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہماری زندگی وہیں رک گئی ہے جہاں سے شروع ہونی چاہیے تھی۔ میں دن بھر کام کرتی اور رات کو بستر پہ لیٹتے ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ میں نے جو چھوٹے چھوٹے خواب دیکھے تھے، وہ خواب جن کے بارے میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، نہ اپنی ماں کو، نہ اپنی بہنوں کو، نہ کسی سہیلی کو، وہ خواب بھی جیسے نظر لگنے کا شکار ہو گئے تھے۔ کوئی خواب پورا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد میں سکھ کا سانس لوں گی۔ میں نے سوچا تھا کہ میرا بھی کوئی خیال رکھنے والا ہوگا۔ میں نے سوچا تھا رات کو کسی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کروں گی۔ میں نے سوچا تھا میں بھی کسی کی زندگی میں خاص ہوں گی، لیکن یہاں تو ہر چیز پہلے سے طے شدہ تھی۔ میری جگہ، میری اہمیت، میرا وقت، سب کچھ میں صرف ایک ذمہ داری تھی، ایک ایسی ذمہ داری جو دن میں کام کرے اور رات کو خدمت۔ میرا شوہر بھی اب تھکنے لگا تھا۔ وہ بھی کبھی کبھی کہتا کہ یہ زندگی مشکل ہے، لیکن پھر وہ خاموش ہو جاتا۔ میں جانتی تھی وہ اپنی ماں کو چھوڑ نہیں سکتا، اور میں اپنی نئی نئی زندگی کو ان دنوں میں نے بہت کچھ سیکھا۔ یہ کہ شادی صرف جوڑا بننے کا نام نہیں، یہ قربانیوں کا نام ہے،
लेकिन जब कुर्बानी एक तरफ से हो तो वो कुर्बानी नहीं, वो बोझ बन जाती है। मैं हर रात उसी बोझ के साथ सोती और हर सुबह इसी बोझ के साथ जागती। मेरे चेहरे की ताजगी ख़त्म हो गई थी, आंखों में चमक नहीं रही थी, जैसे मैं चंद दिनों में बहुत बड़ी हो गई हूँ। वो 9 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे लंबे दिन थे और मैं जान गई थी कि मेरी आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई। जो हाल मेरे दिल का था, मेरे शौहर का हाल भी उससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। ये बात मैं अब समझ पाई थी। हालांकि शुरू में मुझे यह एहसास नहीं था। लोग कहते हैं मर्दों को ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन दुल्हन का शौहर सारी ज़िंदगी वैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है। थोड़ी दिन की खुशी होती है उसके हिस्से में। औरत सारी ज़िंदगी अपने शौहर को वैसा ही समझती है जैसा शादी के शुरू में समझती है। शौहर ही होते हैं जिनके दिल बदल जाते हैं। शुरू में हर बीवी अच्छी लगती है, चाहे जैसी भी हो। ये बात मेरे दिल में थी तो मेरे शौहर के दिल में भी थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं खामोश होकर सह रही थी और वो खामोश होकर खुद को बचा रहा था। वो बोल नहीं रहा था क्योंकि वो पहले ही 3 साल इसी तरह गुजार चुका था। उसके लिए ये सब नया नहीं था, उसके लिए ये ज़िंदगी रोज़ की आदत बन चुकी थी। अब जब उसे थोड़ा-सा भी आराम मिलता था तो वो मुझे भी एक तरफ रखने को तैयार हो जाता था। वो सोचता था चलो कुछ देर आराम ही कर लेता हूँ, यही माँ को सँभाले कोई बात नहीं। अपनी ज़िम्मेदारी आहिस्ता-आहिस्ता मेरे कंधों पर डाल दी गई थी और मैं एहतराम के नाम पे इस दलदल में और ज़्यादा धँस रही थी। अब मेरे घर वालों को भी आहिस्ता-आहिस्ता अंदाज़ा होने लगा क्योंकि शादी का 1 महीना, फिर दूसरा, फिर तीसरा गुज़रता जा रहा था और हालात वैसे के वैसे थे। अम्मी फ़ोन पे पूछतीं, "बेटा तुम्हारी सास कब ठीक होंगी?" अब्बा कहते, "उनके लिए कोई नर्स क्यों नहीं रख लेते?" ये सवाल मुझे अंदर से काटने लगते। एक दिन मैंने ये बात अपने शौहर से कह दी। मैंने कहा कि नर्स रख ली जाए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। उसे गहरी सांस ली और कहा, मैंने भी इस बारे में सोचा था लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और इतने पैसे मेरे पास नहीं। फिर उसे ये भी कहा, और वैसे भी किसी अजनबी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी बात सुन के मैं खामोश हो गई। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। दिन में घर के काम ख़त्म नहीं होते थे। किचन सफाई, कपड़े, दवाएं, सास की देखभाल, हर चीज़ मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। और शौहर की रूटीन ऐसी थी कि वो दिन में घर आ ही नहीं सकता था। वो सुबह निकलता और सीधा रात को वापस आता। ऐसा नहीं था कि जो काम रात को नहीं हो पाता वो दिन में हो जाए, क्योंकि दिन में मैं अकेली होती थी। सास, घर और जिम्मेदारियां, मैं किसी एक को भी छोड़ नहीं सकती थी। रात को जब वो आता तो खुद भी थका होता और मैं पहले ही टूट चुकी होती। हम दोनों एक ही घर में होते लेकिन बातें नहीं होती, कुर्बत नहीं होती। ऐसा लगता था कि हम मियाँ बीवी नहीं बल्कि दो थके हुए लोग हैं जो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। मैं अक्सर सोचती, क्या यही शादी है? क्या यही वो ज़िंदगी है जिसके ख्वाब देखे थे? मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मेरी शादी हुई है। न खुशी, न लाड, न तवज्जो, सिर्फ जिम्मेदारी और खामोशी। मैं आईने में खुद को देखती तो अपना चेहरा पहचान में नहीं आता। वो नसरीन जो शादी से पहले मुस्कुराती थी, हंसती थी, कहाँ चली गई थी? मेरे अंदर एक बोझ सा जमा हो रहा था। ऐसा बोझ जो किसी को दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि सब यही कहते थे, माँ बीमार है, सब्र करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं पूछता था कि मेरे अंदर क्या गुजर रहा है। मैं दिन में काम करती रहती और रात को खामोशी से आंखें बंद कर लेती। कभी कभी दिल चाहता कि सब छोड़ के अपनी अम्मी के घर चली जाऊं, लेकिन फिर ये ख्याल आता, लोग क्या कहेंगे? नई नई शादी और बेटी वापस आ गई। यूं मैं अपने ही फैसलों और दूसरों की तवक्कुआत के बीच फंस रही थी। दिन एक एक करके गुजरते जा रहे थे, बगैर किसी खुशी के, बगैर किसी एहसास के। और मैं आहिस्ता आहिस्ता ये मानने लगी थी कि शायद यही मेरी किस्मत है। एक दिन मैं मज़ीद बर्दाश्त न कर सकी। दिल के अंदर जो बोझ जमा हो चुका था वो आंसू बन के बाहर आ गया। मैंने रोते रोते अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। मैं फ़ोन पे बोलती जा रही थी, मेरी आवाज़ कांप रही थी, सांस अटक अटक के आ रही थी। मेरी माँ सुनती रही, खामोशी से। फिर अचानक वो चौंक गई। उन्होंने कहा, तू पागल है, तेरी शादी को 3 महीने हो गए हैं। मैंने रोते हुए कहा, तो मैं क्या करूँ? ये सब तो मेरी सास को सोचना चाहिए। माँ का लहजा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, वो औरत पागल हो गई है। वो तो खुश है, उससे अच्छी नौकरानी मिल गई है। और तेरा शौहर, वो भी खुश है कि नर्स के पैसे नहीं देने पड़ रहे। माँ ने कहा, हमने तेरी शादी इसलिए नहीं कराई थी कि तू बीमार का ख्याल रखने के लिए अपनी जवानी जला दे। बीमार के साथ सारी सारी रात जागने से बंदा खुद बीमार हो जाता है, आधा पागल हो जाता है। तभी तो तेरी शक्ल ऐसी हो गई है। हम खुद हैरान हैं कि शादी के बाद लड़की की हालत ऐसी क्यों हो गई। माँ ने कहा, हम तो शफीक से बात करने वाले थे। मैं घबरा गई। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं, उनसे बात मत करना, घर में लड़ाई हो जाएगी।
ماں نے تلخی سے کہا، اچھا غلطی بھی وہ کرے اور لڑائی بھی وہی کرے تو پھر تو کیا کرے گی؟ میں خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد میں نے دھیمی آواز میں کہا، اب اتنی خدمت کے بعد میں اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اب اگر میں کہوں کہ مجھ سے کام نہیں ہو رہا تو سب یہی کہیں گے کہ پہلے تو کر رہی تھی۔ میں نے کہا، میں نے اتنی خدمت کی ہے تو مجھے کوئی صلہ تو ملے، کچھ تو ملے۔ ماں نے لمبی سانس لی۔ انہوں نے کہا، میں تجھے نیند کی دوائی دوں گی۔ میں چونک گئی۔ ماں بولتی جا رہی تھی کہ اگر رات کو وہ سکون سے سو جائے تو بھی اپنے کمرے میں سو سکے گی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ اثر ہوگا، اس کی اپنی دوائیاں بھی ہیں نیند کی، لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ماں نے کہا، یہ عام دوائی نہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور ایک عجیب سی امید بھی۔ ماں نے بس اتنا کہا، یہ بات کسی کو مت بتانا اور اپنی زندگی کو تھوڑا سا سکون دے دینا۔ فون بند ہوا تو میں دیر تک بیٹھی رہی۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے وہ چیز اپنے پاس رکھ لی۔ پہلے ہی دن جب میں نے یہ قدم اٹھایا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں ساس کے کمرے میں گئی، وہ حسب معمول بستر پہ لیٹی ہوئی تھیں، کمزور، خاموش، آنکھیں کھلی ہوئیں۔ میں نے دل میں ایک دعا کی اور کام کر دیا۔ اس رات کچھ مختلف تھا۔ ساس سو گئی، گہری نیند، ایسی نیند جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، کوئی بیل نہیں، کوئی آواز نہیں۔ میں آہستہ آہستہ اپنے شوہر کے کمرے کی طرف گئی۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کے چونکا۔ اس نے کہا، تم آ گئی؟ امی نے آنے دیا؟ میں نے کہا، وہ سو رہی ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا، لیکن وہ تو ابھی اٹھ جائیں گی۔ میں نے کہا، جب اٹھیں گی تو بیل بجا دیں گی۔ میں بستر پہ لیٹ گئی۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ پوری رات وہ بیل نہیں بجی، نہ ایک بار نہ دو بار۔ صبح ہو گئی۔ میرے شوہر کی آنکھ کھلی، اس نے مسکرا کے کہا، آج تو بڑی خاموشی رہی۔ پھر اس نے خوش ہو کے کہا، لگتا ہے تم امی کا اتنے اچھے سے خیال رکھ رہی ہو کہ اب انہیں نیند آنے لگ گئی ہے۔ وہ خوش تھا اور میں بھی خوش تھی، کیونکہ میں کئی دنوں بعد سکون کی نیند سوئی تھی۔ مجھے لگا شاید اب زندگی تھوڑی سی آسان ہو جائے گی۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ سکون کس قیمت پہ آیا ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ سکون کتنی دیر قائم رہے گا۔ زندگی کا رخ اچانک بدل گیا، جیسے کسی نے اندھیرے کمرے میں کھڑکی کھول دی ہو۔ رات کی نیند پوری ہونے لگی، آنکھ صبح کھلتی تھی تو جسم میں جان محسوس ہوتی تھی۔ میں اب ٹوٹی ہوئی نہیں لگتی تھی، چہرے پہ رنگ واپس آنے لگا تھا، آنکھوں میں وہی پرانی چمک لوٹ آئی تھی۔ شوہر کے ساتھ وقت گزرنے لگا، وہ وقت جو شادی کے شروع میں ہونا چاہیے تھا، اب آہستہ آہستہ مل رہا تھا۔ ہم باتیں کرتے تھے، ہنستے تھے، خاموشی میں بھی ایک سکون تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے خواب جنہیں میں نے دل کے کسی کونے میں چھپا کے رکھا تھا، اب پورے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کبھی وہ میرے لیے چائے بنا دیتا، کبھی میرے ساتھ صوفے پہ بیٹھ کے فلم دیکھتا، کبھی بس میرا ہاتھ تھام کے بیٹھا رہتا۔ مجھے لگتا میں واقعی شادی شدہ ہوں، میں واقعی کسی کی بیوی ہوں۔ میرے شوہر میں بھی ایک تبدیلی آ گئی۔ وہ ایسا تھا جیسے پہلے صرف پانی کے کنویں کے پاس کھڑا رہتا ہو، یہ سوچ کر کہ کنواں میرا ہی ہے، جب چاہوں گا پانی پی لوں گا۔ لیکن جب اس نے اس کنویں کو غور سے دیکھ لیا، اس کے پانی کو چکھ لیا، تو اس کے ٹھنڈے پن کو محسوس کر لیا، تو اب وہ چاہتا تھا کہ اس کنویں سے دور ہی نہ جائے۔ وہ مجھ سے دور رہنا نہیں چاہتا تھا، میرے پاس بیٹھتا تھا، میرے ساتھ وقت گزارنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ یہی صورتحال چل رہی تھی۔ ایک دن وہ شام کو کچھ زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آج ویلنٹائن ڈے ہے۔ میں چونک گئی۔ میں نے فوراً کہا، یہ تو نہیں منانا چاہیے۔ وہ ہنس پڑا۔ اس نے کہا، ہم کون سا بیہودہ کپڑے پہن کے کسی پارٹی میں جا رہے ہیں، ہم میاں بیوی ہیں، بس موج مستی کریں گے۔ اس نے کہا، امی کو ٹائم سے سلا دینا، میں باہر سے اچھا سا کھانا لے آؤں گا۔ اس نے کہا، تکے شکے ہوں گے، بوتل نان ہوگی، تم رائتا بنا لینا، سلاد بنا لینا، ہم مزے سے کھانا کھائیں گے، اچھی سی فلم دیکھیں گے اور ایک ساتھ زندگی کو انجوائے کریں گے۔ اس کی باتیں سن کے میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا، امی کو ٹائم سے سلا دینا، میں تھوڑا دیر سے آؤں گا تاکہ وہ سو جائیں اور تم بھی تیار ہو جانا، کچھ اچھے سے کپڑے پہن لینا۔ اس کے چہرے پہ ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج وہ سب ہوگا جو ہم نے خواب میں بھی نہیں جیا تھا۔ میں کچن میں گئی، ساس کے لیے سوپ بنایا۔ میرے ہاتھ معمول کے مطابق چل رہے تھے، جیسے روز چلتے تھے، لیکن اس دن میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، ایک ہلکی سی جلدی بھی تھی۔ میں نے سوپ میں دوائی ملائی، وہ ڈبیا جو میں ہمیشہ چھپا کے رکھتی تھی، اسے نکالا۔ اسی وقت میرے ہاتھ سے ذرا سی لغزش ہو گئی۔ مجھے اندازہ نہ ہوا کہ کب ایک گولی کے بجائے کئی گولیاں سوپ میں گر گئیں۔ مجھے لگا شاید 3-4 گری ہیں۔ میں نے خود کو تسلی دی۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، سکون سے سوئی رہیں گی، فلم کی آواز سے بھی نہیں جاگیں گی۔ میں نے دل میں کہا، 3-4 گولیوں سے کیا ہوتا ہے،
एक गोली तो रोज़ ही दी जाती है। वो डिबिया ऐसी थी कि उसमें बहुत सारी बारीक गोलियां थीं, इसीलिए मुझे सही अंदाज़ा नहीं हो सका। मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। मेरे जहन में तो सिर्फ एक ही ख्याल था, आज की रात मैंने सूप सास को दिया, वो खामोशी से पी गई। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। मैं वापस किचन में आई, रायता बनाया, सलाद बनाई, बार बार घड़ी देखती रही। दिल बेचैन था लेकिन खुशी की बेचैनी थी। मैं अपने शौहर के हिसाब से तैयार हुई। मैंने वो कपड़े पहने जो मैंने ख़ास मौके के लिए संभाल के रखे थे। बाल संवारे, हल्का सा तैयार हुई, आईने में खुद को देखा तो खुद पे हैरत हुई। मैं मुस्कुरा रही थी। काफ़ी दिनों बाद मैंने खुद को दुल्हन महसूस किया। दरवाजे की घंटी बजी, वो आ गया था। उसके हाथ में थैलियाँ थीं। खाने की खुशबू कमरे में फैल गई। उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में खुशी साफ नजर आई। मैं भी अंदर ही अंदर खिल गई। मैंने दिल में सोचा, आज हमारे ख्वाबों की रात है। मेरे शौहर ने मुझे देखा तो हैरान हो गया। कहने लगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। ऐसे कपड़े सिर्फ मेरे सामने ही पहनने हैं तुमने। मैंने मुस्कुरा के कहा, और किसके सामने पहनने हैं? उसने आहिस्ता से कहा, अम्मी सो गई हैं। मैंने सर हिला के कहा, हाँ सो गई हैं। उसे कमरे के दरवाजे की तरफ देखा और एक लम्हे के लिए रुक गया। उसकी आंखों में इत्मीनान था। बिस्तर पे लेटी हुई माँ का चेहरा पुरसकून लग रहा था। सांस बाकायदा थी। कमरे में हल्की सी खामोशी फैली हुई थी। दीवार पे लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। उसे गहरी सांस ली और मेरी तरफ आया। मैंने बावर्ची खाने की तरफ कदम बढ़ाए, प्लेटें निकाली, खाना निकाला। दस्तरखान सादा था मगर दिल खुश था। उसे टीवी ऑन किया और फिल्म लगाई। कमरे की रोशनी मध्यम कर दी। स्क्रीन पे चलती हुई तस्वीरें हमारे चेहरों पर रंग बिखेर रही थीं। हमने साथ बैठ के खाना खाया। कभी हंसी आती, कभी खामोशी में हाथ थाम लेते। दिल में एक अजब सी नरमी थी। वो मेरे करीब हुआ और बोला, आज दिल बहुत खुश है। मैंने भी दिल की बात कही कि मुझे भी ऐसा लग रहा है। खाने के बाद उसने एक नन्हा सा डिब्बा निकाला। उसमें गुलाब के फूल थे। खुशबू कमरे में फैल गई। उसने एक तोहफा मेरे हाथ में रखा। मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने भी उसके लिए रखा हुआ तोहफा दिया। उसने हंस के कहा, मैं हमेशा कहता था कि मेरी बीवी होगी तो मैं भी ये दिन मनाऊंगा। देखो आज मज़ा आ गया। हम दोनों हंसे। फिल्म चलती रही, वक्त जैसे रुक सा गया। हमने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया। दिल में उम्मीदें जाग उठी। रात गहरी होती चली गई। सुबह हुई तो मैं गहरी नींद में थी। उसने आंख खोली। उसके दिल में ख्याल आया कि आज वो खुद अम्मी का ख्याल रख लेगा। वो आहिस्ता से उठा, कमरे से बाहर निकला। मैं नींद में करवट बदलती रही। कुछ देर बाद एक तेज़ आवाज़ आई। वो चीख थी। मेरा दिल दहल गया। मैं हड़बड़ा के उठी, मुंह से बेख्तियार निकला, क्या हो गया? मैं दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ गई। वो बदहवास खड़ा था। कहने लगा, अम्मी की आंख नहीं खुल रही। मैंने करीब जाके देखा, चेहरा वैसा ही था मगर एक अजीब सी खामोशी थी। उसे फौरन एम्बुलेंस को फ़ोन किया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई। हम दोनों साथ गए। रास्ता लंबा लग रहा था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अस्पताल पहुंच के उन्हें अंदर ले जाया गया। हम बाहर बैठ गए। चंद लम्हे घंटों जैसे लगे। डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। उसने कहा, ये एक्सपायर हो चुके हैं। अंदाज़ा है कि 8 या 9 घंटे पहले। ये सुन के मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरे कानों में आवाज़ें गूंजने लगी। आंखों के आगे अंधेरा सा आ गया। मेरे शौहर ने मेरा हाथ थामा। उसकी आंखों में आंसू थे मगर लहजा संभला हुआ था। उसने कहा, शायद अम्मी का वक्त आ गया था। वो नींद में ही इस दुनिया से चली गई। अल्लाह ने आसानी वाला मामला कर दिया। 4 साल से बिस्तर पे थी। अब और क्या होना था। उसके अल्फाज में दुख भी था और सब्र भी। किसी ने कोई सवाल नहीं किया, किसी ने शक नहीं किया। सबने यही समझा कि कुदरत का फैसला था। मगर मेरे दिल में तूफान बरपा था। मुझे वो लम्हा याद आ गया जब सूप में दवाई मिलाई थी। मुझे याद आया कि गोलियां ज़्यादा गिर गई थीं। मेरा जिस्म काम गया। मैंने अपनी ज़ुबान से जैसे कुफल लगा लिया। मैं कुछ न बोली। आंसू अंदर ही अंदर बहते रहे। मैंने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की मगर अंदर से मैं टूट चुकी थी। मेरी सांस को मिट्टी के हवाले कर दिया गया। घर में शोक का माहौल था। रिश्तेदार आते रहे। ताज़ियत होती रही। दिन गुजरते गए। वक्त ने ज़ाहिरी ज़ख्मों पे मरहम रख दिया मगर मेरे दिल का ज़ख्म ताज़ा ही रहा। मुझे लगता था कि हर खामोश रात में वो सवाल बन के मेरे सामने खड़ा है। मैंने जानबूझ के ये नहीं किया मगर मैंने जो भी किया वो गलत था। नींद का दवाई देना भी गलत था। ये सोच मुझे चैन नहीं लेने देती थी। मैंने अपने शौहर को कभी कुछ नहीं बताया। मैं बताना भी नहीं चाहती थी। मुझे डर था कि उसका रद्द अमल क्या होगा। शायद वो टूट जाए, शायद वो मुझसे नफरत करे, या फिर शायद हमारा रिश्ता बिखर जाए। इस खौफ ने मुझे खामोश रखा। ये राज मेरे दिल पे बोझ बन के बैठ गया।
وقت گزرتا گیا، گھر میں اب سکون تھا، کوئی بیل نہیں بجتی تھی، کوئی راتوں کو جاگ نہیں تھی۔ گھر کی بھاگ دوڑ میرے ہاتھ میں تھی، اپنی مرضی سے فیصلے ہوتے تھے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا مگر اندر کہیں ایک خلا تھا۔ 2 سال گزر گئے، اولاد نہ ہوئی، ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا، رپورٹس آئیں، سب کچھ نارمل بتایا گیا، پھر بھی اولاد نہ ہوئی۔ ہر مہینے امید بندھتی اور ٹوٹ جاتی۔ میں راتوں کو جاگ کے سوچتی، دل میں خیال آتا کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، شاید یہ سزا ہے۔ میں دن رات معافیاں مانگتی، دعائیں کرتی، آنسو بہاتی، سجدوں میں گر جاتی، مگر دل کو سکون نہ ملتا۔ کبھی کبھی میں آئینے میں خود کو دیکھتی، وہی چہرہ تھا مگر آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی تھی، ہنسی میں بھی ایک اداسی چھپی ہوتی۔ میرے شوہر مجھے حوصلہ دیتے، کہتے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میرا خیال رکھتے، مگر میں جانتی تھی کہ اس کے دل میں بھی ایک خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی۔ میں ہر رات سونے سے پہلے اس دن کو یاد کرتی، وہ خوشی، وہ فلم، وہ پھول اور پھر وہ چیخ۔ یہ سب ایک فلم کی طرح چلتا۔ میں خود سے کہتی کہ اگر وقت پیچھے چلا جائے تو میں ایسا کبھی نہ کروں، مگر وقت واپس نہیں آتا، انسان صرف پچھتاوے کے ساتھ جیتا ہے۔ آج بھی میں ایسی بوجھ کے ساتھ زندہ ہوں، باہر سے مضبوط، اندر سے ٹوٹی ہوئی۔ میں نہیں جانتی کہ میرا انجام کیا ہوگا، بس یہ جانتی ہوں کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو زندگی بھر نہیں چھوڑتی، اور شاید یہی میرا امتحان ہے۔ میں نے اپنی کہانی سنا دی، مجھے آپ لوگوں کی رائے چاہیے کہ میں کیا کروں۔ مجھے پتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہی بولیں گے کہ اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دو، اور مجھے بھی کبھی کبھی ایسا ہی لگتا ہے کہ میں اگر اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دوں، اپنا دل ہلکا کر لوں، تو اس طرح سے مجھے سکون مل سکتا ہے، اور میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے نہیں کیا۔ لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ اب تقریباً 3 سال سے ہوں، اور وہی بات کہ وہ شروع والا شفیق نہیں ہے۔ اس کی حرکتیں بدل چکی ہیں، اب وہ مجھے صرف ایک بیوی سمجھتا ہے۔ کبھی بھی ہم نے پہلے والا کوئی بھی کام نہیں کیا، اب پہلے جیسی محبت نہیں ہے، بس وہ گھر آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کام کی بات کرتا ہے، بجٹ کی بات کرتا ہے، اور بچے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ چڑچڑا ہو چکا ہے، پہلے کی طرح بالکل بھی محبت نہیں کرتا مجھ سے۔ ویسے بھی 2 ڈھائی سال کے بعد ہر مرد بدل جاتا ہے، میرا شوہر بھی بدل چکا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو میں سب کچھ بتاؤں تو اس کو بہانہ مل جائے اور وہ سوچے کہ بچے تو پہلے ہی نہیں ہو رہے، اوپر سے اس نے میری ماں کے ساتھ ایسا کیا اور وہ مجھے چھوڑ دے، کیونکہ میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تو اس سے محبت کرتی ہوں، اور میں نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی ساس کی زندگی ختم کر دوں۔ میں نے ایسا نہیں سوچا تھا، میں بس اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے مجھے جو راستہ، جو طریقہ سمجھ آیا، میں نے اس پہ عمل کر لیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ جب ویلنٹائن ڈے آتا ہے تو میں جان بوجھ کے بیمار ہو جاتی ہوں۔ میں نے ویلنٹائن ڈے پہ میرا شوہر مجھے اتنا کہہ دیتا ہے کہ چلو کہیں باہر چلتے ہیں، یا میں باہر سے کھانا لے آتا ہوں، یا کبھی کبھی میرے لیے پھول لے آتا ہے۔ اتنا بھی برا نہیں ہے، میں اس کی بیوی ہوں، مرد کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، چاہے بیوی جیسی بھی ہو، لڑنے والی ہو، بدتمیزی کرنے والی ہو، پھر بھی اس سے محبت ہوتی ہے۔ میں نے تو کبھی بدتمیزی بھی نہیں کی، میں نے تو کوئی جھگڑا بھی نہیں کیا، لیکن ویلنٹائن ڈے والے دن میں جان بوجھ کے کہہ دیتی ہوں کہ میری طبیعت خراب ہے، اور میں کوئی بہانہ کر دیتی ہوں، کیونکہ اس دن مجھے اپنے گناہ کا احساس اور بھی شدت سے ہونے لگتا ہے۔